Hello students, welcome to e-learning classes of माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश. Myself Dr. तनु श्रीवास्तव, chemistry lecturer from JGIC विजयनगर गाजियाबाद से, presenting class 12 chemistry chapter 9 coordination compounds lecture 2. In previous lecture I can told you about the coordination compound and important terminology related to the coordination compound. What is coordination sphere, why what is ionization sphere, additional compounds and ligands, central metal, etc. And at last I can told you about the Werner's theory. स्टूडेंट्स, वर्नर्स थ्योरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं और उसमें उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज होती है, और हम इसे प्राइमरी वैलेंसी कब कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी कब कहेंगे. आगे आप ये भी देखोगे या आपकी ये सक्सेस नहीं हुई क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन इनके जो पोस्टुलेट्स थे उस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको 4 कोबाल्ट के क्लोराइड और अमोनिया के साथ स्ट्रक्चर बताए थे. अब आज मैं उन्हीं पोस्टुलेट से रिलेटेड उन्होंने जो स्ट्रक्चर, जो 4 कंपाउंड्स बनाए थे उसके स्ट्रक्चर बनाऊंगी और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि क्या आपकी प्राइमरी वैलेंसी है और क्या आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है. अब स्ट्रक्चर ऑफ द उनके सम कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द वर्नर्स थ्योरी. अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ में इन्होंने लिगैंड को अटैच करके ये 4 इनके कंपाउंड्स बनाए थे और फिर उन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. तो उन्होंने ये कहा था कि जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल से वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और ये जो सेंट्रल एटम है उसके चार्ज को जितने आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे ये क्लोराइड है ये इससे अटैच है, तो ये क्या कर रहा है, इस कोबाल्ट के चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि अमोनिया पे तो 0 है, कोबाल्ट पे +3 आएगा. तो +3 कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द क्लोराइड ड्यू टू -3. तो जो चार्ज को सेटिस्फाई करेगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड द सेकेंडरी वैलेंसीज. तो अब जब इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पर इन्होंने अमोनिया को पूरे डार्क लाइन से दिखाया और डॉटेड से आपको किसे दिखाया, इस क्लोराइड को दिखाया. तो उन्होंने अमोनिया को क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी, और जो 3 प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको उन्होंने क्या कहा कि वो क्लोराइड है और वो डॉटेड से है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है कि जो मैंने आपके 6 अमोनिया बनाए, देखिए ये लिगैंड, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो वो 6 हो गई, और जो डॉटेड से दिखा रही हूँ जो कि कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन या उसके चार्ज को सेटिस्फाई कर रही है वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी. तो वो कितनी है बच्चों, 3. तो 3 इसकी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी, और 6 इसके क्या हो गए, सेकेंडरी वैलेंसीज. इसी तरीके से दूसरा जो इनका कंपाउंड था वो क्या था, कोबाल्ट क्लोराइड में इन्होंने 5 अमोनिया रखा. अब जब इन्होंने 5 अमोनिया रखा तो अब क्या था कि 6 से 5 क्या हो गए, डिक्रीज कर गए. तो सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने क्या बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे शो हो रही है, फुल लाइन से, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे शो हो रही है, डॉटेड लाइन से शो हो रही है. तो यहाँ पे देखिए कि जो पहले 6 अमोनिया जुड़े हुए थे उस 6 अमोनिया में से एक अमोनिया को हटा करके क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया. तो ये जो क्लोराइड है आपका, ये लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये उसके चार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें चार्ज ये देखना है कि कितने चार्ज उससे सेंट्रल मेटल से सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो टोटल अब देखोगे डॉटेड लाइन से तो बच्चों इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई, और इसकी सेकेंडरी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखना है कि हमारे सेंट्रल मेटल की वैलेंसी वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है. तो वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 आपकी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी. और आप की ये देखिए कि 5 और 1 ये जो हम इससे दिखा रहे हैं, डॉटेड से दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो डॉटेड से दिखा रहे हैं वो आपके कितने हैं, 3 है. तो सेकेंडरी वैलेंसी इज शोन बाय द क्या हो जाएगा, फुल लाइन, और प्राइमरी वैलेंसी किससे शो होगी आपकी, डॉटेड लाइन से. तो इसमें क्या है कि जो अमोनिया है 5 से क्या हो गया, डिक्रीज टू 5, 6 से डिक्रीज हो गया. 1 न्यू रिमेन पोजिशन इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय द क्लोराइड. ठीक है, वहाँ पे आपके क्या कहते हैं, एक अमोनिया क्या हो गया, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 थे, ठीक है, और 6 अमोनिया थे, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, 5 ही अमोनिया हो गए. ये देखिए 5 हो गए और 3 आपके क्या हो गए, क्लोराइड. तो जो क्लोराइड जो एक्सिपीट कर रहा है इन दोनों पोजीशन को, देखिए एक डॉटेड पोजीशन को भी शो कर रहा है और एक स्ट्रेट को भी शो कर रहा है. तो ये जो क्लोराइड है ये दोनों प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि प्राइमरी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी भी. ये देखिए
द क्लोराइड एंड Xb डुअल। तो ये इसमें यही एक आगे मैं इसकी क्या बताऊंगी कि ये इसका लिमिटिंग है, और ये फेलियर की वजह से यही है कि हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम जब प्राइमरी और सेकेंडरी बता रहे हैं तो हम प्राइमरी किसे कह रहे हैं, हम प्राइमरी कह रहे हैं डॉटेड को, और जो बिना डॉटेड के है जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी है। तो अब अगर आप देखोगे कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 5 है और प्राइमरी 2 है, लेकिन हम क्या कंसीडर करेंगे, इस क्लोराइड को हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कंसीडर करेंगे, तो इसे आप कंसीडर करोगे तो 6 हो जाएगी और वो 3 हो जाएगी। देन हम आते हैं, देखिए फिर अब आते हैं कोबाल्ट क्लोराइड। अब इस पर क्या है बच्चों, 4 है। यहाँ पे भी देखिए वही है कि जो 2 क्लोराइड हैं आपके वो बिहेव ऐसे कैसे करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ, इसीलिए इस क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए इस क्लोराइड पे हम एक डॉटेड भी दिखा रहे हैं और एक स्ट्रेट भी दिखा रहे हैं। इस क्लोराइड पे भी हम क्या दिखा रहे हैं, एक डॉटेड और एक क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट दिखा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, दोनों को शो करेगा, ये प्राइमरी को भी शो करेगा और दोनों सेकेंडरी को भी शो करेगा। तो ये जो इसका फॉर्मूला बच्चों ये हो जाएगा कि जो एक ही क्लोराइड है वही तो आपका फ्री है, वही तो जो फ्री है आपका वही ब्रैकेट के बाहर है। तो जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आप क्या कर रहे थे कि जितने सेंट्रल मेटल को सेटिस्फाई कर रही थी, तो ये एक, ठीक है, और साथ में 2 क्लोराइड और। तो इसमें बस हम स्ट्रक्चर से ये बताते हैं कि हमारा कितने प्राइमरी हैं कितने सेकेंडरी हैं, और अगर उस डॉटेड के साथ वो ये वाला जो क्लोराइड है वो डॉटेड और स्ट्रेट दोनों को शो कर रहा है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वैलेंसी को शो करेगा। स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही ड्रॉ होगा, लेकिन बस इसमें आप ये देखोगे कि किस केस में क्या है, किस केस में आपकी दोनों शो कर रहे हैं क्लोराइड और किस केस में आपका क्या कर रहे हैं, एक को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे 3 अमोनिया है तो 3 अमोनिया हो गए, और जो 3 आपका क्लोराइड है ये प्राइमरी भी शो करेगा और सेकेंडरी भी शो करेगा। आगे जो मैंने आपको क्लोराइड का बच्चों टेस्ट बताया था कि हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो क्लोराइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में AgCl बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो भी एक भी, जैसे प्रीवियस वाले में आप देखो यहाँ पे क्या था, एक क्लोराइड रह रहा था, यहाँ पे देखिए एक क्लोराइड रह रहा था, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, टेस्ट दे देगा। लेकिन जब आप 3 वाले पे देखते हो तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो कि फ्री नहीं है, सारे क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो एक 100% आयनाइज नहीं होता है, सिंगल्स आयंस नहीं देता है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है वही टेस्ट देता है। तो इस केस में एक भी क्लोराइड नहीं प्रेजेंट है, और क्योंकि 3 आपके देखिए स्ट्रेट से हैं और 3 आपके क्या है डॉटेड और स्ट्रेट दोनों से हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो मैंने आपके लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये थ्योरी भी मतलब फेल ही है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता रही, ना कलर बता रही है कि अगर ये क्लोराइड बाहर प्रेजेंट है या अंदर है या कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ भी नहीं बता रहा है। ना ऑप्टिकल बता रहा है कि ये अगर रोटेशन हो रहा है अबव है और दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है तो ये राइट हैंड घुमाएगा, या तो ये कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि सारे एलिमेंट्स क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, सबको करना चाहिए, ये भी नहीं बताया कि क्यों फॉर्म होता है। और इन्होंने डायरेक्शनल कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्शन बन रहा है तो कैसे डायरेक्शन हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, किस साइड से किधर का हो रहा है, कुछ नहीं बताया ना। तो अगर डबल 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं, सेकेंडरी भी शो कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी क्या है ये भी नहीं बताया, और उस कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है इन्होंने मतलब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कि ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी सेकेंडरी है, और अगर ये बाहर है क्लोराइड तो वो टेस्ट देगा, और नहीं है तो नहीं देगा। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, उस कॉम्प्लेक्स के कलर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये थ्योरी फिर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इस थ्योरी के आगे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिडविक रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत ही ईजी, इसका फॉर्मूला आप पढ़ लो, लर्न कर लो, बहुत ही ईजी है। सबसे EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये बताता है कि अ मेटल और आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक्सेप्ट होता है जब तक कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए या वो अपने नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन ना कर ले। देखिए, टिल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल और आयन एंड दोज एक्सेप्टेड फॉर्म लीगल टू रीच अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको निकाल के बताऊंगी कि नोबल गैस आएगा ही आएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टोटल नंबर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगैंड। अब कैसे निकालते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल से आप ये समझिए, बहुत ही ईजी है। अगर मैं कह दूँ कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, तो जो इफेक्टिव एटॉमिक आप नंबर निकाल रहे हो वो आप निकालोगे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो सबसे पहले देखो कि आयरन का बच्चों एटॉमिक नंबर 26 होता है, लेकिन जब इस K4FeCN6 में जब आयरन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी। करके देख लेना कि 4 + x - 6 +2 है, तो +2 का मतलब कितने एटॉमिक नंबर अप हो गया, 26 से 24। तो फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस क्या था, एटॉमिक नंबर प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ठीक है, अब आप ये देखिए फॉर्मूला पहले देख लो कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, तो उसी फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए बच्चों। उस फॉर्मूले को मैंने अगर डायरेक्ट, ये देखिए फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मैं आपको फॉर्मूला से बताती हूँ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। कितनी निकली आयरन की, 2, +2 आप ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेंट्रल मेटल से जो लीगैंड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, कितने लीगैंड है, 6। ठीक है, कितने लीगैंड है, 6 है। और 6 क्या करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो 6 × 2 क्या हो गया बच्चों, माइनस है बच्चों ये 12 प्लस, ये आपका माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा। फिर से देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 × 12 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू द लिगैंड टू सेंट्रल मेटल। अब इसको 26 से माइनस करोगे तो 24 + 12 इज इक्वल टू 36। 36 जो है आपकी नोबल गैस है, क्रिप्टन है। तो ये देखिए नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए ये आपका क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और तब तक होता है जब तक कि नोबल गैस ये क्या करे, ऑब्टेन ना करे। यहाँ पे भी देख लीजिए कोबाल्ट है आपका। अब यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है बच्चों, कोबाल्ट आप करोगे तो इसका होगा 27। ठीक है, 27 कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर माइनस इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3 आएगी, प्लस कितने आपके यहाँ पे देखिए 3 ये और 3 ये कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय, ये बच्चों ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा नहीं, NH3 का ये 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ गलत टाइप हो गया, तो 6 × 2 12 हो गए, देखिए 36। तो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल करके कि बच्चों ये देख सकते हैं कि हमारा जो है इफेक्टिव क्यों बॉन्ड बनता है, क्यों रीच करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। पहले आप एटॉमिक नंबर लिखोगे, फिर आपके सेंट्रल मेटल पे जितना चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो लिखोगे, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल मेटल है वो लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है टोटल, उसे कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। देखिए 24 और 6 लिगैंड थे, तो एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 बॉन्ड आपके हैं, तो 6 × 2 आपके कितने हो गए, 12। देन हम आते हैं इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रीम पॉइंट ऑफ द चैप्टर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर वैसे बच्चों आप IUPAC पढ़ते थे, अगर आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में नहीं आया तो बहुत ही है, लेकिन अगर एक एक पॉइंट्स लेकर आप क्लियर करोगे तो ये सारा आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो बच्चों उसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक आपका आयनाइजेशन स्फीयर होता है। ठीक है, या आयनिक स्फीयर कह लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी एलिमेंट रहता है, ये पूरा हमारा जो ब्रैकेट में है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो हमारे ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी आयनाइजेशन स्फीयर जो बाहर है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए, द कैटायन इज ऑलवेज नेम्ड बिफोर द एनायन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इज वेयर द कॉम्प्लेक्सेशन इज कैटायन। या भी हमारा अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है या एनायन है तो हम ये देखते हैं कि हमारा ब्रैकेट के बच्चों बाहर क्या है। ठीक है, बाहर क्या है कि अगर वो पहले है कैटायन है तो उसे आप पहले लिखोगे, और अगर यहाँ पे देखिए कि ये एनायन है बाहर है तो उसको बाहर एज इट इज़ लिख दोगे, वो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो। हमें नॉमेनक्लेचर किसका करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो भी चेंजेस होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी बच्चों है
तो वो एज इट इज़ क्या होगा, वैसे ही रहेगा। अगर वो कैटायन है तो उसे आप पहले लिख दीजिए, और अगर एनायन है तो देखिए इज़ टू बी नेम्ड फर्स्ट अलाउड बाय द सल्फेट, कि पहले इसका नाम दीजिए, जिस सीक्वेंस में आपका ये अटैच होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसी सीक्वेंस में आप उसका नाम बच्चों करेंगे। ठीक है। देन बच्चों मैंने आपको ये बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और आयनाइजेशन स्फीयर है। फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही बताया आपको कि जिस सीक्वेंस में आपका आयनाइजेशन स्फीयर होता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर, उसी सीक्वेंस में हम उसका नाम लिखते हैं। अगर वो ब्रैकेट के पहले यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले है तो उसका नाम पहले लिखिए, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद है तो उसका आप क्या करोगे, बाद में लिखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आते हो कि इफ़ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर ये कहते हैं कि अगर हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अभी आप देख लेना उसके अंदर कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके अंदर आपके क्लोरो हैं, ब्रोमो भी, मैं सिर्फ एग्जांपल के उस पर आपको बता रही हूँ। तो हम जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो जैसे हम आईपीएससी में करते हैं बच्चों अल्फ़ाबेटिकली, कि हमारा सी पहले आएगा, डी बाद में आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है। अब क्या तक के होता है कि लीगेंड्स जो आपके हैं, लीगेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो अगर न्यूट्रल लीगेंड है तो उसको आप ऐसे एज इट इज़ लिख दीजिए, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, कार्बोनिल, अमीन, NH3 को ये, ठीक है, ये आपका क्या है, अमोनिया है, तो एमीन, H2O, इसे एक्वा, और इस ये क्या है, एथिलीडीन डाई एमीन, देखिए 2 है तो इसे हम कहते हैं एथिलीडीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ये देखिए CH2 2 कार्बन तो इसे हम क्या कहेंगे, एथिलीन, और 2 एमीन है तो एथिलीन डाई एमीन। ये आपके क्या है, न्यूट्रल लीगेंड्स है। लेकिन अगर आपके नेगेटिव लीगेंड्स हैं, ठीक है बच्चों, अगर लीगेंड्स नेगेटिव हैं, नेगेटिव आपके कौन से होंगे, जैसे क्लोराइड है और नाइट्रेट है, ठीक है, अगर ये है तो जो भी अगर नेगेटिव लीगेंड्स होंगे उसके नाम के आगे आप क्या करोगे, ओ लगा दोगे। जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, तो न्यूट्रल है तो उसके आगे बच्चों लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके न्यूट्रल नहीं है, अगर आपकी न्यूट्रल नहीं है तो उसके आगे ओ लगाओगे। देखिए इसे नेगेटिव है तो ब्रोमो, क्लोराइड है क्लोरो, नेगेटिव है देखिए साइनो, OH है तो हाइड्रोक्सो। अब ये देखिए इस पे ये न्यूट्रल है तो इसका एमीन, वाटर का एक्वा, कार्बोनिल का CO, और ये आपका एथिलीन डाई अमीन। ये देखिए NH2। तो हम सबसे पहले अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें मतलब जो भी हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, आयनाइजेशन स्फीयर का तो इजी है, पहले है बाद में लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हम बच्चों ये देख लेंगे कि हमारा जो लिगैंड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि अगर जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग भी नॉमेनक्लेचर चेंज होगा। ये देखिए 4th पॉइंट में मैं आपको यही बताऊंगी। अभी क्या है कि अगर क्या है कि नेम्स ऑफ द लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन्स ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म्स बेस, ट्रेस, टेट्राकिस आर यूज्ड एंड द लिगेंड टू विच द रिफेयर बीइंग प्लेस्ड इन पार्थेनेसिस। अब ये क्या है कि यहाँ पे देखिए कि अगर ये हमारा यहाँ पे हमने डिब्बिस लिख दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लिगैंड है और ये इस फॉर्म में है। देखिए PH3, ये फेनिल 3 बार प्रेजेंट है तो हम, और ये पूरा 2 बार प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या करते हैं कि हम इसे क्या लिख देते हैं, बिस। अगर बिस का मतलब ये होता है कि ये पूरा होल जो है वो 2 प्रेजेंट है। अब बिस के अंदर भी इसका नाम है क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो हम क्या करते हैं कि आगे मैं दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आप बिस, ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो बस ये आप पहले पॉइंट समझ लीजिए, जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर बच्चों बताऊंगी तभी जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा। अब ये आप देखोगे कि अब आया आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप ये देखोगे कि जो आपका सेंट्रल मेटल है, कोई भी हो सकता है, आप उस सेंट्रल मेटल को X मान लो, ये सेंट्रल मेटल कैटायन है कि एनायन है, ये देखोगे। अगर सेंट्रल मेटल कैटायन है, सपोज अंदर आपके सेंट्रल मेटल कॉपर होता बैक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका नाम है कॉपर, कॉपर लिख दोगे। लेकिन अगर इस कॉपर पे,
ठीक है। इस कॉपर पे कैसे नेगेटिव होगा ये देखो, हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे सपोज हमारा ये कॉपर का कोई भी कंपाउंड आप या अमोनिया के साथ लिख लीजिए, और बाहर आपका क्या है, क्लोराइड है, तो आपको पता है कि इस क्लोराइड पे नेगेटिव है, जब ये अपने आयंस पे ब्रेक होगा तो इस होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव है तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल एटम पे भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको कॉपर ही लिखोगे। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव है तो आप सफिक्स 8 लगाओगे, ये सफिक्स 8 लगाओगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पर बता रही हूँ कि देखिए कि अगर कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है और जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस ये समझ लो कि सेंट्रल मेटल जो आपका है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप उस पर 8 लगा दोगे। लेकिन अगर उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई भी चार्ज नहीं है तो एज इट इज लिख दो। तो अगर कॉपर पे हो तो क्यूपरेट, गोल्ड पे हो तो ऑरेट, आयरन पे हो तो फेरेट, लेड पे हो तो प्लम्बेट, सिल्वर पे हो तो आर्जिनेट, टिन पे हो तो स्टैनेट। ये जो भी बच्चों मैं आपको रूल्स पढ़ा रही हूँ विदाउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, पहले आप पॉइंट्स समझ लीजिए, देन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू करती हूँ। अब जब आपने नाम लिख लिया तो जब आप सेंट्रल मेटल को लिखोगे, सपोज मैंने कोबाल्ट कह दिया, अगर यानी इसके ऊपर आपका क्या है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपके पॉजिटिव स्पीशीज़ है, तो उसके बाद इसकी जो भी ऑक्सीडेशन, इससे कोबाल्ट आपने लिख दिया, दिखाऊंगी। अब इसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में रोमन में लिखोगे। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड है तो सेकंड लिख दीजिए। एंड द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज नेम, देखिए अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा लेते हो तो जो न्यूट्रल स्फीयर का होगा वही कैटायन स्फीयर का होगा, ठीक है। बस नेगेटिव का जो आपका होगा, अगर आपका स्फीयर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव के फॉर्म में 8 लगा देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव, ये आप याद रखो कि जो न्यूट्रल का है वही क्या है, पॉजिटिव का है। अब आपके लिगैंड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्बिडेंट लिगैंड होते हैं। एम्बिडेंट कहने का मतलब है कि नाइट्रो में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन के साइड से जुड़े तो हम इसको क्या लिख देते हैं, नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन के साइड से जुड़े तो उसे कहते हैं नाइट्राइटो। नॉमेनक्लेचर आप देख लीजिएगा कि किससे जुड़ा हुआ है आपका सेंट्रल मेटल में ये लिगैंड कैसे जुड़ा हुआ है। अगर एस से जुड़ा हो तो थायोसाइनेटो, लेकिन अगर NCS लिखा हुआ है तो यानी आइसोथायोसाइनेटो। तो नॉमेनक्लेचर में ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ बच्चों, ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये फिर से दिया है कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगैंड्स डेफिनेशन। अब फिर से मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लिगैंड नेगेटिव है तो आप क्या लगाते हो, ओ। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए नेगेटिव है तो नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन से नाइट्राइटो, साइनो, अगर NC है तो आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, और ये आपका आइसो क्या है, साइनेटो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिखा कि अगर ये सल्फर से जुड़ा हुआ है तो मैंने इसका नाम आपको भी क्या बताया था कि अगर सल्फर से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो, और अगर N से जुड़ा हुआ तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो थायोसाइनेटो। ये देखिए आइसो थायोसाइनेटो। यहाँ पे आपको लिखना है, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हो थायोसाइनेटो N करके, या तो आप देखिए, या तो दो तरीके के वेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा, या तो आप साइनेटो और आइसोसाइनेटो। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो अलग लिखा है, लेकिन आप ये बच्चों देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एस लिख दिया है, थायोसाइनेटो एस कर दीजिए, इसका मतलब भी यही होगा कि सल्फर से जुड़ा है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, थायोसाइनेटो एन, तो इसका मीन्स भी यही है कि वो नाइट्रोजन से ही जुड़ा है। तो आप ये कर सकते हो बच्चों कि या तो थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो लिख दो, और या तो आप क्या कर सकते हो, एस और एन लिख दो, गलत दोनों ही नहीं होगा। देन वो मूव टू द, ये कंपाइल करके मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जब भी हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे बच्चों कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम द लिगैंड इन द अल्फ़ाबेटिकली, और पहले हम सेट कर लेते हैं कि अगर हमारा एमीन है, क्लोरो है, ब्रोमो है तो एमीन पहले लिखेंगे, देन ब्रोमो लिखेंगे, देन क्लोरो। तो हम इसे अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। एंड प्रीफिक्स फॉर लिगैंड्स दैट अपीयर मोर देन वंस, और जो हमारे लिगैंड्स अगर ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हम प्रीफिक्स भी यूज़ करेंगे, वो मैं बताऊँगी आपको। फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, जो भी हमारा ये जो लिगैंड है, जैसे सपोज ये कोई हमारा सेंट्रल मेटल है, इसके साथ ये लिगैंड जुड़े हुए हैं जो कि स्मॉल ब्रैकेट्स में है, तो लिगैंड का नाम जैसे करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड में हम बच्चों क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल का करेंगे। अब इस सेंट्रल मेटल को देखेंगे कि कैटायन तो नहीं है, अगर कैटायन है तो एज इट इज़ कॉपर लिख दिया। लेकिन अगर ये हमारा सेंट्रल मेटल ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर माइनस है तो हम इस क्या करेंगे, क्या कॉपर पे
8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। अब जब हमने कॉपर लिख लिया, लिगैंड लिख लिया, तो फिर हम जो सेंट्रल मेटल के साथ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ब्रैकेट में विथ रोमन लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए रूल है। फिर एज सेपरेट वर्ड्स राइट आयन इफ नॉट न्यूट्रल और लिस्ट काउंटर आयंस पॉजिटिव फर्स्ट देन नेगेटिव। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कि मैंने आपको क्या कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले सीक्वेंस है नेम ऑफ द लिगैंड। बच्चों फिर नोट करते जाइए, नेम ऑफ द लिगैंड, नेम ऑफ द लिगैंड प्लस फिर नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन L+C, फिर उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और देन अगर इसके ऊपर आयन है, देखिए अगर ये इस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया गया है, दूसरे तरीके का भी देखिए नीचे इस तरह का कॉम्प्लेक्स है और एक ये चार्ज के थ्रू कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर आप समझोगे तो आयन लास्ट में हम लिखते हैं अगर ये आयन के फॉर्म में। तो कैसे, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, नंबर ऑफ लिगैंड्स, यहाँ कितने साइनाइड हैं, 4 हैं, 4 है, और साइनाइड क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस में आपको मैंने क्या बताया था, क्या होता है, O, तो टेट्रासाइनो। अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ है इसके ऊपर क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो मैंने क्या बताया, निकिल को आप क्या करोगे, 8 लगा तो निकेलेट, फिर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब निकाल के देख लीजिए निकिल की, X माइनस साइनाइड -4 और ब्रैकेट के बाहर कितना -2 आएगा +2, तो ब्रैकेट में 2 और आयन आपको लिखना है। बहुत इजी है। सबसे पहले वही फिर मैंने बताया, सेकंड वाला देखिए, नेम ऑफ द लिगैंड, तो क्या हो गया, क्लोराइड है आपकी, और वो क्लोराइड आपका क्या है, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोरो, और ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, नेगेटिव। मैंने कहा था नेगेटिव और न्यूट्रल का नाम एक जैसे आपका होगा, नहीं सॉरी, नेगेटिव का अलग होगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल का एक जैसे होगा, तो हेक्साक्लोरो नेगेटिव है तो कोबाल्टेट, फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, X -6 इज इक्वल टू -3 +3, और फिर पूरा कंपाउंड आयन के फॉर्म में है तो आयन। देन फिर आप इस स्पीशीज़ पे जाओ, या अब मैं आपको एक ये वाला एग्जांपल नीचे वाला समझा दे रही हूँ, सोडियम का। मैंने आपको क्या कहा था कि काउंटर आयन कहते हैं, या हम इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं, जो हमारे ब्रैकेट के बाद जो सोडियम है इसे हम काउंटर आयन भी कहते हैं। तो जब काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन का नाम पहले, और जब काउंटर आयन बाद में है तो काउंटर आयन का नाम बाद में। तो सबसे पहले सोडियम ब्रैकेट के बाहर उसे एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, हम किसका नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो ये क्या हो गया, सोडियम। देन नेम ऑफ द लिगैंड, हेक्सा नाइट्रो, क्योंकि आपका नाइट्रो क्या है, नेगेटिव, हेक्सा नाइट्रो। देन आपका ये स्पीशीज़ देखिए, अब आप कैसे समझोगे कि ये स्पीशीज़ आपकी क्या है। देखिए सोडियम पे बच्चों क्या होता है, ब्रेक होगा तो ये 3Na+ पे टूटेगा, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होगा ये इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो हम क्या लिखते हैं, कोबाल्टेट। अब कोबाल्टेट लिखा, और इस पे क्या है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, 3। तो यहाँ पे देखिए वो कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में नहीं है तो हम आयन नहीं लिखेंगे। जब हमारा कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में होता है तो हम बच्चों क्या लिखते हैं, आयन। अब बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को क्या करोगे, क्लियर करोगे। यहाँ पे देख लीजिए कुछ नए ब्रिज के फॉर्म में आते हैं। तो जब ब्रिज के अकॉर्डिंग जब कोई आपका कंपाउंड बनता है तो हम क्या करते हैं कि इसे हम इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, म्यू लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हम क्या करते हैं, म्यू, नाम आपका सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जो हमारा लिगैंड है उसी को हम पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या किया बच्चों, म्यू हाइड्रोक्सो, क्योंकि इस ये जो ब्रिजिंग लिगैंड है इसे हम कहेंगे ब्रिजिंग लिगैंड, इन दोनों क्रोमियम से, तो नाम क्या हो गया, म्यू लिख दिया हमने, म्यू हाइड्रोक्सो। बिस इसलिए लिखेंगे कि ये 2 बारी ये सेम आपकी स्पीशीज़ है। बिस हम क्या लिखेंगे कि आपका 2 क्रोमियम प्रेजेंट है और दोनों एक ही सेम स्पीशीज से जुड़ा है, तो बिस। अब बिस के अंदर कौन सा है, पेंटाअमीन, क्या है, पेंटाएमीन, और ये आपका क्या हो गया, क्रोमियम। ये आपका क्या हो गया, क्रोमियम, क्योंकि ये देखिए कौन सी स्पीशीज़ है, पॉजिटिव, क्योंकि आप आयंस पे ब्रेक करोगे तो क्लोराइड पे माइनस, तो क्रोमियम। ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो थर्ड, और ब्रैकेट के बाहर जो आपका काउंटर आयन है, आयनाइजेशन स्टेट, वो चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 6 हो। ये मैं आपको बताना भूल गई प्रीवियस में, ये सिर्फ क्लोराइड होगा, ये नहीं कि ट्राई सोडियम कर देना। ब्रैकेट के बाहर
तो उसके नॉमेनक्लेचर में चाहे वो 4 हो चाहे 10 हो, सिर्फ उसका नाम लिखना है, सोडियम ट्राइसोडियम पेंटाक्लोराइड, ये सब नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है। और अब आप क्या करते हो, इसी तरीके से इस नया ये वाला देख लीजिए कि अब इसी ब्रिजिंग पे एक बार एमीन है एक बार हाइड्रोक्सो, तो वही म्यू म्यू ही करना है, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, क्योंकि ये देखिए आपकी जो स्पीशीज़ है इस पर आपको दिखाया नहीं गया है चार्ज, ये आपका आयन है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या हो गया, म्यू अमीडो ए पहले, म्यू हाइड्रोक्सो ऑक्टा एमीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एमीन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 2 बार ही लिख सकते हैं, या हम इससे कर सकते हैं ऑक्टा एमीन, या तो आप एक साथ करके लिख दीजिए, या बिस करके भी आप लिख सकते हैं, बिस टेट्रा एमीन और आपका क्या है डाइकोबाल्ट। हमने बिस यहाँ पे कर दिया तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं डाइकोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन। नॉमेनक्लेचर बच्चों सेम है, देखिए द कॉम्प्लेक्स क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 2 और मोर मेटल्स एंड इट इज टर्म्ड एज ये आपका क्या पॉलीन्यूक्लियर, और मोनोडेंटेड लिगेंड है जो कि आपका ब्रिजिंग लिगेंड के फॉर्म में, तो वहाँ हम क्या करते हैं म्यू से इसको बच्चों लिखते हैं। अब इसमें देखिए लिखा है कि इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन, जहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड हो तो वहाँ पे अगर मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, द प्रीफिक्स बाय इज यूज्ड। अगर मेटल मेटल बॉन्ड हो तब हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वैसे क्या है, डाइक्लोरो ऑक्टाकिस, ऑक्टाकिस क्या है, मेथिलेमीन है ब्रैकेट के अंदर, बाइबल और क्लोराइड को आप एज इट इज लिख दोगे। तो ये बच्चों आपका यहीं पे ये खत्म होता है कोऑर्डिनेशन का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी। थैंक यू।